Radhe Radhe. Hello everyone. So let's begin the new episode 25. First kiss. आही अपने पीछे खड़े इंसान को देखकर बिल्कुल डर जाती है और फिर अपने पास वाले को देखती है जो कि साहिल था, जिसके चेहरे पर इस समय परेशानी साफ दिख रही थी। आही तुरंत साहिल की गोद से उतरकर उसे दूर खड़ी हो जाती है और उसके पीछे अर्थ को देखने लगती है, जिसकी आंखें इस समय लाल हो चुकी थी। आही अपना सर नीचे झुका लेती है। वहीं अर्थ आही के पास आने लगता है तो साहिल उसे टोकते हुए बोला, देख भाई, तुम उसे कुछ मत कहना, गलती मेरी थी क्योंकि हर बार तुम ही आते हो यहाँ, मैं ऐसे रात के समय नहीं आता, इसलिए उसे कन्फ्यूजन हो गया। साहिल अपनी सफाई देता है पर अर्थ उसे पूरी तरह इग्नोर करके आही के पास आता है और उसके छोटे से शरीर को ऊपर से नीचे बेहद ठंडे नज़रों से देखता है। आही को अर्थ को ऐसे नज़रें फील हो रही थी कि जिस वजह से वो और भी ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो रही थी और वो हिम्मत करके अर्थ से बोली, वो मैं मुझे लगा कि आप हो वो मैंने तुमसे बोला को कहा मैंने तुमसे बोलने को कहा ही। अर्थ उसके हाथों को कसकर पकड़ते हुए सख्त आवाज़ में बोला, जिसे सुनकर आही तुरंत नाम में सिर हिलाकर चुप हो जाती है और अर्थ आही को तुरंत अपने गोद में उठा लेता है। आही तुरंत अर्थ को मना करते हुए बोली, नहीं प्लीज़, मैं खुद से क्लीन हो जाऊंगी, आप मुझे करिए, मुझे मत करिए, मुझे हार्ट होता है, प्लीज़ नो प्लीज़, मैं अपने आप को साफ कर लूँगी, प्लीज़ छोड़ो मुझे। आही प्लीज़ प्लीज़ करते रह जाती है पर अर्थ तो जैसे उसे कुछ सुना ही नहीं चाहता था और उसे लगभग ज़बरदस्ती ही उठाकर ऊपर बेडरूम में ले गया। वहाँ साहिल ये सब देखकर खुद पर गुस्सा करते हुए बोला, शिट, मुझे आज आना ही नहीं चाहिए था, अब बेचारी आही इस इंसान के टॉर्चर को झेलेगी। यही सब सोचते हुए साहिल वापस जाने के बजाय सीधे अंदर आके अर्थ के स्टडी रूम में चला गया। वहीं बेडरूम में अर्थ इस समय आही को सोफे पर बैठाए हुए था और उसके पास कई सारे वेट टिश्यूज़ के बॉक्सेस थे, जिनसे वो एक एक निकाल कर टिश्यू से आही को पहले हाथों को किसी साए को के जैसे रब करने लगता है। आही बस चुपचाप अर्थ को देख रही थी। अर्थ इसी तरह आही को पूरी बॉडी को रब करके साफ करने लगा, जिससे आही की बॉडी लाल हो चुकी थी और उसकी आंखों में आंसू भी थे, पर अर्थ सिर्फ अभी फोकस था तो आही की पूरी तरह क्लीन करने पर। जब टिश्यू से हो जाता है तब अर्थ उसे उठाकर वॉशरूम में ले जाता है। आही वहाँ भी उसे मना कर रही थी पर अर्थ नहीं सुनता उसकी एक भी। कुछ देर बाद अर्थ आही को वॉशरूम से बाहर लेकर आता है और उसे लेकर सीधे क्लोज़र में चला जाता है और वहाँ से कुछ देर बाद वो आही को उसके नाइट गाउन में रेडी करके बाहर ले आता है और आही सुस्त थी। अर्थ के चेहरे पे अभी भी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नहीं था। वो आही को बेड पर लिटाकर उसे स्निप करता है और धीरे धीरे उसके बालों को स्निप करते बोला, आही, तुम्हें पता है तुम्हारे अंदर तुमसे भी ज़्यादा मैं हूँ, तो तुम खुद को ऐसे गंदा क्यों करती हो कि मुझे उससे तकलीफ़ हो। हाँ, ये कहते हुए वो आही के चेहरे को और अपने होठों से लिक करने लगता है। आही की आंखें रोने से लाल हो गई थीं और अर्थ को दूर करके खुद ब्लैंकेट में घुसते हुए बोली, दर्द होता है मुझे आपके इन सब पागलपन से, प्लीज़ मुझे नॉर्मल इंसानों के जैसे रहने दीजिए। ये कहकर आही चुप होकर सिकने लगी। वहीं अर्थ आही का ऐसा खुद को दूर कर देना जरा भी अच्छा नहीं लगता, जिस वजह से वो तुरंत आही के ब्लैंकेट को दूर फेंकते हुए एक झटके से आही के गर्दन को अपने हाथ डालकर आही के छोटे चेहरे को अपने करीब करता और आही उसे बस देखती रहती है और अर्थ उसे अपनी जलती नज़रों से देखते हुए उसके होठों पर सख्त तरीके से अपने होठ रख लेता है और आही कस के अर्थ के कॉलर को पकड़ लेती है। अर्थ बिना रुके उसके होठों को बस तेजी से चूमे जा रहा था, जिसमें कोई प्यार नहीं था, एक अलग जुनून और फ्रस्ट्रेशन था। आही अपनी आंखें कसकर बंद किए हुए थी। कुछ देर बाद जब अर्थ उसे छोड़ने को हुआ तब आही उसे पलटकर अपने नीचे करती है और उल्टी अब अर्थ के होठों को अपने छोटे छोटे दांतों से बाइट करते उसे पैशनेट किस करने लगी। आही को किस करना
बचपन अर्थ ने ही लगभग सिखा दिया था। नॉर्मल किस करते करते, जिस वजह से आही बिना किसी झिझक या शर्म के अर्थ को किस करती थी। अर्थ बस आही को देखे जा रहा था। उसका गुस्सा अब उसके ऊपर निकल रहा था। अपना गुस्सा अब उसके ऊपर निकाल रही थी। अर्थ अपने ही हाथों को आही के कमर के इर्द गिर्द लपेट देता है और आही को अपने भाव में पूरी तरह भरकर उसे एकटक देखने लगता है। आही को जब सांस लेने में प्रॉब्लम होती है तो अर्थ के होठों से अलग होकर तेज तेज सांसें लेते हुए अर्थ के ही सीने पर लगभग गिर जाती है। अर्थ अपने होठों पर आ रहे हल्के खून को अपने अंगूठे से साफ करते हुए आही के चेहरे को अपने हाथ में भरते हुए बोला, तुम्हें हक नहीं है कि तुम मेरे अलावा किसी और के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जियो। तुम मेरी हो आही, तुम्हारा सब कुछ मेरा है। मैं जैसे मर्जी चाहूँ वैसे तुम्हारा साथ रहूँगा, जिसमें तुम मेरी सबॉर्डिनेट हो। आही, पर मैं तुम्हें बहुत खुश रखूँगा। तुम बस मुझे छोड़कर कहीं जाने की बात मत सोचना। अर्थ की बात सुनकर आही बस एक लाचारी भरी आवाज़ में बोली, पर मुझे भी बाहर जाना है, सबके साथ अपनी लाइफ जीनी है। सबके साथ नहीं, सिर्फ मेरे साथ। तुम्हारी ज़िंदगी सिर्फ मुझ पर ही है। आज से 19 साल पहले शुरू हुई थी और ख़त्म भी मुझ पर ही होगी। और तुम्हें मैं ज़िंदगी जीने दूंगा, पर उस ज़िंदगी को कैसे जीना है वो मैं ही बताऊंगा। अर्थ आही की बातों पर तिरछा मुस्कुराते हुए बोला। आही अर्थ की इन सारी बातों का कोई मतलब नहीं देती और जवाब नहीं देती और थक हार कर उसके सीने पर अपना सर रख लेती है और आंखें बंद कर लेती है। अर्थ उसके सर को सहलाते हुए एकटक ऊपर देखने लगता है, जैसे कि उसके दिमाग में कुछ अलग चल रहा हो। उसके हाथ इस समय आही के पीठ को सहला रहे थे, जिससे आही धीरे धीरे नींद में चली जाती है। जब आही की सांसें अर्थ को गहरी और धीमी महसूस होती हैं, तब आही को अपने ऊपर से नीचे बेड पर ठीक से लिटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर करके उसके चेहरे को देखकर उसके होठों को सहलाते हुए धीरे से बोला, तुम खुद मुझसे जुड़ी हुई हो आही। तुम खुद मुझसे दूर भी कभी नहीं रह पाओगी और अपने करीब हमेशा मुझे ही पाओगी। ये कहकर अर्थ उसके माथे को चूम लेता है और आही ब्लैंकेट के अंदर सिमट जाती है। अर्थ वहाँ से फिर उठकर सीधे स्टडी में जाता है और स्टडी के अंदर जाते ही उसे किसी के गुस्से भरी आवाज़ आई, तुम्हारी ओसीडी अब पीक पर पहुँच चुकी है अर्थ। तुम उसे अपने इस पागलपन के से तकलीफ दे रहे हो। अर्थ उसकी बात सुनकर बिना भाव के अंदर चलकर अपने चेयर पर बैठ जाता है और अपना सिगार जलाते हुए बोला, उसकी हर तकलीफ़ का इलाज भी मैं ही हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि वो मुझसे कभी दूर हो पाएगी। ये कहकर अर्थ अपना सिगार पीने लगता है तो वहीं साहिल बोला, मैं ड्रॉ में कुछ इंजेक्शन देखी हैं और उसके साथ कुछ पैकेट्स भी। क्या है वो सब अर्थ? क्या तुम जानबूझकर इनकी वजह से ही ठीक नहीं होना चाहते? अर्थ उसकी बात सुनकर कोल्ड आवाज़ में बोला, मुझे पता है कि मुझे कैसे क्या करना है खुद के साथ, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, मैं अपने इस काम की वजह से कभी उसे हार्म नहीं करूँगा। इतना मुझे अच्छे से पता है। सो तुम्हें जो काम दिया गया है वो करो, हमारे बीच आने की ज़रूरत नहीं है। अर्थ की सारी बातें ध्यान से सुनते हुए साहिल अपना सर हिलाते बोला, मैं अपना काम तो करूँगा ही, पर याद रखना जिस दिन उसकी तकलीफ़ हाथ से पार हुई तो उसी दिन मैं तुमसे उसे दूर लेकर चला जाऊँगा। उसके ये कहते ही अर्थ ड्रॉ से तुरंत अपनी गन निकालते हुए सीधे साहिल पर पॉइंट करते हुए तिरछी मुस्कुराते हुए बोला, कैसा हो कि मैं तुम्हें अभी ही इस दुनिया से दूर कर दूँ? यह सुनकर अर्थ ट्रिगर पर उंगली पॉइंट करता है। अर्थ की नज़रों में कोई भाव नहीं था। उसे देखकर यही लग रहा था कि वो सीधा अभी साहिल को जिंदा मार डालेगा। वहीं साहिल अर्थ को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम उसे इतना चाहते हो कि उसके लिए एक शब्द भी किसी दूसरे से नहीं सुन सकते? साहिल की ये बातें सुनकर अर्थ के हाथ रुक गए और वो कुछ पल ऐसे ही सामने ब्लैंक देखने लगा। उसकी आंखों में अलग ही इमोशन थे जिसे साहिल समझ नहीं पा रहा था। तभी अर्थ फ्लावर शो पर अपने ट्रिगर को चलाते हुए मिस्टीरियस वे में बोला, नहीं पता कि ये क्या है,
नहीं पता कि ये क्या है, पर इतना पता है ये जो भी है इसमें मैं तो उसे कभी खुद से दूर नहीं होने दूंगा और ना ही कभी उसके आगे इसका इजहार करूंगा। वो सारी ज़िंदगी मेरे साथ ऐसे ही रहेगी। ये कहकर अर्थ अपने गन का वहीं रखकर वहाँ से वॉशरूम में चला जाता है। वहीं साहिल उसकी बात पर सुनता रह जाता है और फिर वो अर्थ की बात पर खुद से बोला, ये कैसा प्यार है जिसमें कोई इजहार ही नहीं है। यही सब सोचते हुए साहिल फिर वहाँ से चला जाता है। क्या रंग लाएगी अर्थ का ऐसा पागलपन आही को लेकर। रात का वक्त आही सो रही थी अपने रूम में, पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो नींद में ही नहीं कहीं जा रही हो। अगली सुबह सिंह राजावत पैलेस। सुबह के समय पैलेस में चहल पहल थी। सुभद्रा आरती करके स्वर्णा के साथ डाइनिंग एरिया में जाते हुए बोली, आज हम अपने हाथों से सारी उनकी पसंदीदा चीज़ खाने को बनाएंगे। यह कहकर वो मुस्कुराने लगी तो स्वर्णा भी मुस्कुराते हुए बोली, हाँ माँ, मॉम, हाँ मॉम, काफ़ी समय बाद वो ऐसे हमारे साथ है। घर में अलग ही रौनक है उनके आने से। ये कहते हुए वो थोड़ा नाराज़गी से बोले, पर उसकी वजह से सारा बना बनाया काम बिगड़ ना जाए मॉम, हमें तो यही चिंता है। सुभद्रा उसकी बात सुनकर बोली, बहू, हमने कहा ना कि हम बात करेंगे उनसे, आपको जितना कहा गया आप उतना करिए। ये कहकर वो किचन से चली गई। वहीं स्वर्णा कुछ सोचते हुए फिर अपने रूम में जाती है और किसी को कॉल करके कॉल पर बताती है, दीदी आप उसे लेकर आ रही हैं ना। उधर से स्वर्णा की इकलौती बहन शिखा बोली, हाँ हम सब आ रहे हैं, और उसने जब से ये बात सुनी है तब से वो बहुत ज़्यादा खुश है। आखिर कौन है लड़की, या माँ बाप कैसे किसी इतने बड़े रईस को ठुकरा सकते हैं। ये कहते हुए उनके चेहरे और स्वर्णा के चेहरे पर शातिर मुस्कान थी। वहीं दूसरी तरफ आही की नींद अब खुल रही थी। वो धीरे धीरे उबासी लेते हुए उठकर बेड पर बैठ जाती है और अपनी आदत की तरह ही बोली, मेरी कॉफ़ी, कॉफ़ी दो मुझे। कहकर आही अपनी आंखें ठीक से खोलकर जैसे ही आसपास देखती है उसकी आंखें पूरी तरह बड़ी हो जाती हैं और अपने बेड और रूम की चीज़ों को देखते हुए बोली, मैं पैलेस में हूँ और ये तो मेरा वही पुराना रूम है। आही इस समय अपने वही बचपन वाले रूम में थी जो रूम अर्थ के रूम से अटैच था, और बस उसका बेड चेंज हुआ था जो पहले छोटा था, पर आही के बड़े होने जाने से वो बेड अब क्वीन साइज का हो गया था। पर रूम का कलर उसी तरह ब्लैक था जिसे आही बचपन से देखती आ रही थी, और इसलिए उसे काले रंग से लगभग अलग ही सुकून मिलने लगा था। उसे काला रंग अब पसंद था। आही कंफ्यूजन में वापस खुद से बोली, ये आखिर मेरे साथ रात को हुआ, और मैं इतनी गहरी नींद में आखिर सोती ही क्यों कि मुझे ही नहीं पता चलता कि कौन मुझे कहाँ से कहाँ उठाकर शिफ्ट कर देता है। आही चुड़ते हुए वॉल पर देखती है जहाँ उसकी और अर्थ दोनों के साथ में एक पिक लगी थी जिसमें आही अर्थ की गोद में स्माइल करते हुए बैठी थी और उसे ही देख रहा था अर्थ, और वो पिक स्कूल फंक्शन की थी। आही उस पिक को देखकर स्माइल करने लगी और बेड से उठकर फोटो के पास जाती है और धीरे धीरे फोटो को अपनी उंगलियों से टच करते हुए स्माइल करके बोली, मुझे पुरानी बातें ज़्यादा तो नहीं याद कि मैं यहाँ से मुंबई कैसे गई रहने, या मुझे वो क्यों सबसे दूर लेकर रहने ले गए, पर मुझे उनके साथ बिताए अपने गोल्डन मोमेंट्स सारे याद हैं। ये कहकर आही प्यार से अर्थ के गालों पर फोटो पर ही किस कर लेती है, और फिर वो जैसे ही पीछे मुड़ती है वो चौंक कर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ओह गॉड, अब तो ऐसे कभी भी मुझे हार्ट अटैक दे देंगे। सामने खड़ा अर्थ जो आही की सारी बातें सुन रहा था और उसकी हरकतों भी जो उसने देखी थी, वो आही को गौर से देखकर बोला, तुम कुछ सोच रही हो आही। अर्थ अपने हाथ में लिए कॉफ़ी मग को आही के हाथों में देते हुए पूछता है। आही खुद को संभालते हुए कॉफ़ी मग को अपने हाथों में लेकर अर्थ से बोली, पहले ये बताइए कि मैं यहाँ कैसे आई। मैं तुम्हें लेकर आया हूँ। अर्थ अपनी कॉफ़ी को सिप लेते हुए लिविंग एरिया में आते हुए बोला। आही उसके पीछे पीछे आते हुए बोली, पर क्यों, आपको मुझसे एक बार बताना तो या पूछना तो चाहिए था कि मेरा मन है या नहीं यहाँ आने का, मैं क्या चाहती हूँ। अर्थ सोफे पे बैठते हुए
अपना लैपटॉप ऑन करके बोला, तुमसे जुड़े हर फैसले हमेशा से मैंने लिए हैं, तो मुझे तुमसे सब कुछ पूछना अपना टाइम वेस्ट ही लगा, इसलिए जाओ जाके फ्रेश हो जाओ। अर्थ की ऑर्डर भरी आवाज़ सुनकर आही गुस्से से बोली, पर अब मैं एडल्ट हूँ और अब मैं अपने सारे फैसले खुद ले सकती हूँ, आपको मुझे स्पेस देना चाहिए। अर्थ लैपटॉप में इंटरफेस के जाते हुए बिना इमोशन बोला, तुम अभी भी समझदार नहीं हुई कि मैं तुम्हें अपना मन का करने दूँ, इसलिए जो मैं कह रहा हूँ बस वही करो और जाके रेडी हो जाओ। पर मैं आही आगे और भी कुछ नहीं कह पाती और अर्थ की नज़रें जब गई उस ओर गई तो वो ना चाहते हुए भी कसमसाते हुए शांत हो गई और अर्थ उसे देखते हुए एक शब्द ने बोला, गो। आही चिढ़ते हुए एक सांस में ही सारी कॉफ़ी पी डालती और मग वहीं अर्थ के टेबल पर रख कर पटकते हुए सीधे वॉशरूम में चली जाती है। वहीं अर्थ मग की आवाज़ से अपनी मुट्ठियाँ कसते हुए बस आही को जाते देख रहा था। आई धम से आवाज़ से वॉशरूम का गेट बंद करती है। अर्थ बस आही की हरकतों को देखे जा रहा था और फिर अपने लैपटॉप में फोकस करता है। कुछ देर बाद आही वॉशरूम के गेट खोलकर अपना छोटा सा सर दरवाजे से बाहर निकालते हुए आसपास अर्थ को ढूंढती है तो अर्थ वहीं सोफे पर बैठा लैपटॉप में काम कर रहा था। आही अर्थ को देखकर धीरे से बोलिए, सुनिए सुनिए। अर्थ जिसे आही के हल्के से भी सांस लेने से उसके होने का पता चल जाता था, वो आही की आवाज़ पर उसी तरह देखता है और आही अपनी उंगली से उसे इशारा करके बुलाती है। अर्थ लैपटॉप को बंद करके उसकी तरफ आते हुए बोला, वॉच। आही अर्थ के पास जाने से उससे बोली, वो मैं गुस्से में जल्दी जल्दी में अपना बाथरोब लाना भूल गई, मुझे दे दीजिए। अर्थ आही की बात सुनकर पहले उसे ऊपर से नीचे देखता है। आही पूरी की पूरी नेकेड थी और उसके चेहरे पर ज़्यादा कोई भाव नहीं था। अर्थ उसके बॉडी को एनालाइज करते हुए उसके गर्दन के पास बना एक मार्क देखता है जो आही के गर्दन पर बचपन से था। अर्थ उस मार्क को देखकर थोड़ा सख्त हो जाता है और वो उसे अपनी नज़र हटाते हुए बोला, वेट करो, मैं देता हूँ। आही हाँ में से हिला देती है और अर्थ उसे कुछ ही देर में एक बाथरोब ला कर देता है और बाथरोब को उसके ही सामने पहनते हुए बोली, थैंक यू मिस्टर हॉट। ये कहकर आही अंदर चेंजिंग रूम में चली जाती है। वहीं अर्थ अभी भी शांत होकर खड़ा था। उसके चेहरे के भाव कुछ अजीब थे। वो कुछ पल ऐसे ही खड़े रहने के बाद अपना फ़ोन निकालता है और किसी को कॉल करता है। कॉल पर कुछ बात करने के बाद वो कॉल कट करके वापस सोफे पर आकर बैठ जाता है और अपना लैपटॉप ऑन कर लेता है। कुछ ही देर में आही एक ऑलिव कलर का टॉप और ब्लैक जीन्स में रेडी होकर बाहर आई और अर्थ के पास सोफे पर जाके बैठते बोली, सुनिए। अर्थ लैपटॉप चलाते बोला, बोलो। घर में सभी मुझे कुछ कहेंगे तो नहीं ना, क्योंकि मुझे नीचे जाने में डर लगता है। आही मुंह लटकाए बोली, जिसे सुनकर अर्थ उसकी तरफ देखता है और उसके चेहरे को अपने हाथ में भरते बोला, जब तक मैं हूँ तुम्हारे साथ तुम्हें यहाँ के किसी भी मेंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। आज रात के एनिवर्सरी फंक्शन के बाद हम वापस यहाँ से चले जाएंगे। तुम किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है। फंक्शन आज परितोष और सुभद्रा की शादी की सालगिरह का था, जिसमें अर्थ को बुलाया गया था। हालांकि अर्थ यहाँ अपने किसी और मकसद से आया था जिसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता था। वहीं आही अर्थ की बात सुनकर धीरे से अर्थ के होठों पर किस करते बोली, ओके मैं समझ गई। आही अधिकतर ऐसे ही करती थी जब अर्थ उसके चेहरे को अपने करीब करता था। अर्थ उसकी आदत जानता था, जिस वजह से वो कोई रिएक्ट ना करते हुए उसके माथे पर अपने होठ रखते बोला, तुम स्ट्रांग हो आही, तुम ऐसे लोगों से डरने की ज़रूरत नहीं है। आही उसके सीने से लगते हुए धीरे से बोली, हाँ मैं किसी से नहीं डरूंगी, मैं सबके साथ अच्छे से रहूंगी। अर्थ उसकी बात पर कोई रिएक्ट नहीं करता, बस उसे अपनी बाहों में भरता है। कुछ ही देर में उसके रूम में गेट नॉक होता है। आही अर्थ से दूर होते हुए बोली, मैं देखती हूँ। पर अर्थ उसका हाथ पकड़ते हुए उसे वहीं बैठाते हुए कोल्ड आवाज़ में बोला,
मैं जा रहा हूँ, तुम यहीं रहो। आही मुंह बनाते हुए उसे देखती है और अर्थ जाके गेट खोलता है तो एक मेल स्टाफ का नौकर अपने हाथों में नाश्ते की बड़ी सी प्लेट लिए सर झुकाए खड़ा था और उसी के साथ एक और नौकर हाथों में 2 ग्लास जूस की ट्रे लेकर खड़ा था। वो नौकर अर्थ को देखकर तुरंत प्लेट्स को वहीं टेबल पर रख देता है और वहाँ से चले जाते हैं। अर्थ टिश्यू से प्लेट्स को पकड़ते हुए अंदर ले आता है और आही अर्थ को ही देख रही थी। अर्थ अपने हाथों से साफ करता है और आही के लिए नाश्ता सर्व करता है। आही बस अर्थ को ही देखे जा रही थी, जैसे कि वो अर्थ को समझने की कोशिश कर रही थी। आही की नज़रें टिश्यू पर जाती हैं जिसमें अर्थ ने खुद के हाथों को साफ किया था और प्लेट्स को जिसे नौकर ने पकड़ा था। आही को कुछ पूछने का मन कर रहा था पर वो हमेशा की तरह शांत रही, क्योंकि अर्थ से कुछ भी पूछना शायद सही नहीं था। उसे खुद से ही सारी बातें अब अर्थ के बारे में पता करनी थी। अर्थ अपने हाथों से आही को खिलाते हुए बोला, समय आने पर तुम सब समझ जाओगी आही मेरे बारे में, पर समय से पहले कुछ मत करना, वरना उसका खामियाजा तुम्हें ही चुकाना होगा। अर्थ की बातों से अलग ही धमकी को सुनकर आही अपने खाने को मुश्किल से निकलते हुए बोली, मैं क्या करूँगी? मैं तो कुछ कह भी नहीं रही और ना मैंने कुछ सोचा, आप ही ज़्यादा सोचते हैं। आही बात बदलते हुए जल्दी से अपनी सफाई देती है। अर्थ के चेहरे पर तिरछी स्माइल थी और वो बस आही को ध्यान से देखते हुए उसे खाना खिलाता है। आही जब खाना खा लेती है तो अर्थ उसके चेहरे को ठीक से टिश्यू से साफ करते हुए बोला, मैं अभी कुछ काम से बाहर जा रहा हूँ, तुम रूम से बाहर मत निकलना, ठीक है? आही अर्थ की बात पर बोली, पर आप कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको जाने में टाइम लगेगा आने में? अर्थ उसे ध्यान से देखते हुए बोला, मुझे तुम्हें ये क्यों जानना है आही? आही अपनी नज़र इधर उधर करते हुए बोली, वो मैं तो इसलिए जानना चाहती थी क्योंकि मैं अकेले रूम में रहते रहते बोर हो जाऊंगी ना, तो आप बता दें कि कब तक आएंगे तो मैं आपका वेट कर लेती। आही की बात सुनकर अर्थ अभी भी उसे बस देख रहा था। आही उसे कुछ ना कहता देख अपने हाथों को मलते हुए बोली, क्या हुआ, कुछ बोलिए तो। अर्थ उसके चेहरे को अपने करीब कर उसके माथे को चूमते हुए बोला, मैं जल्दी आऊँगा, पर अपना ख्याल रखना और बाहर कहीं मत जाना। आही अर्थ की बात पर स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला देती है तो अर्थ उठकर अपना ब्लैंकेट कोट खुद के ऊपर डालते हुए अपने शर्ट की बटन लगाने लगता है, जो कि 4 खुली हुई थी। आही अर्थ के मसल्स और एब्स को देखते हुए खुद से बोली, हे मेरे मिस्टर हॉट सच में कितने ज़्यादा हॉट हैं। अगर ये मुझे टॉर्चर ना करते होते तो मैं पक्का इन्हीं कुछ टाइम के लिए अपना बॉयफ्रेंड बनाने के अपने फ्रेंड्स को जलाती। वाह कितना अच्छा होता। ये आइडिया आही के दिमाग में आते ही आही और भी ज़्यादा अर्थ को घूरने लगी। अर्थ के चेहरे पर तिरछी स्माइल वैसे ही बरकरार थी। आही बस उसे घूरे जा रही थी। अर्थ अपना फ़ोन लेते हुए बोला, मैं जा रहा हूँ। अर्थ के ये कहने पर आही अपने होश में आके जल्दी से हाँ में सर हिलाती है और अर्थ वहाँ से चला जाता है। वहीं आही अपने दांत दिखाते हुए खुद से बोली, वैसे आइडिया बुरा नहीं है, मैं इन्हें बॉयफ्रेंड बना सकती हूँ और अपने उन फ्रेंड्स को जेलस फील करवा सकती हूँ। ये सोचकर आही स्माइल करते हुए वहीं बैठी रहती है। तभी उसका फ़ोन रिंग होता है, जिसमें नाम देखकर आही जल्दी से कॉल पिक करती है और बोली, किस मकसद से आया है अर्थ यहाँ? आही क्या पता लगाना चाहती है? आही कॉल पर बात करने के बाद कॉल कट कर देती है और फिर चारों तरफ पहले रूम को देखती है। अर्थ अब जा चुका था तो उसे अब यहाँ बिल्कुल नहीं बैठना था। हालांकि उसे नीचे जाने का मन नहीं था, क्योंकि नीचे उसे सबकी अजीब सी घुरती नजरें ही मिलने वाली थी, पर तब भी उसे पूरा टाइम यहाँ नहीं बैठना रहना था, जिस वजह से वो अपना फ़ोन पॉकेट में डालकर रूम से बाहर निकलती है। बाहर पैलेस में शाम की होने वाली पार्टी के लिए तैयारियां चल रही थी। आही बड़े ही ध्यान से चारों तरफ देखती रहती है, क्योंकि उसका बचपन यहीं बीता था। उसकी बहुत यादें थी इस पैलेस में, जिसमें कुछ अच्छी तो कुछ बुरी थी। पैलेस आज भी वैसे का वैसा था और पैलेस में रहने वाले लोग भी। आही मन ही मन ये सब
सोचते हुए नीचे जाती है तो उसे सोफे पर मिष्टी अपना फ़ोन यूज़ करते देखती है, जिसे देखकर आही स्माइल करते हुए उसके पास जाते हुए बोली, मिष्टी दी। आही की आवाज़ सुनकर मिष्टी चौंकते हुए पीछे देखती है और आही को वहाँ देखकर बहुत खुश हो जाती है। मिष्टी आही से बोली, आई तुम यहाँ कब आई? तुम तो मुंबई में थी ना? आही सोफे पे बैठते हुए बोली, वो मुझे लेकर आए रात ही, मुझे तो पता भी नहीं कि मैं तब सो रही थी और जब आंखें खुली तो मैं अपने वही पुराने रूम में थी। मिष्टी उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, आज दादा और दादी की एनिवर्सरी है, भाई को इसीलिए बुलाया गया था और भाई तुम्हें तो अकेले वहाँ छोड़ने से रहे, इसलिए तुम्हें यहाँ वो लेकर आए हैं। पर जो भी, अब ज़्यादा मज़ा आएगा क्योंकि अभी तक कुछ खाली खाली सा लग रहा था। अब हम पार्टी एंजॉय करेंगे। आही उसकी बात सुनकर स्माइल करते हुए बोली, हाँ इसलिए तो मैंने भी फिर उनसे कुछ नहीं कहा क्योंकि अकेले रहते रहते मैं बिल्कुल जानवर के जैसे हो गई हूँ। ये कहते हुए आही अपने बालों को पकड़ लेती है, जैसे देखकर मिष्टी हंसते हुए बोली, तुम बहुत खूबसूरत हो, बस तुम खुद के ऊपर ध्यान नहीं देती और थोड़ा लड़कियों जैसे बिहेव नहीं करती बस, वरना तुम सिंह रजावत खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की हो, पहली ऐसी। मिष्टी की बात बिल्कुल सच थी। आही काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत थी, बस कमी उसमें यह थी कि वो खुद पे अंदर लड़कियों जैसी नज़ाकत या उसके जैसा बिहेव अच्छे से नहीं कर पाती थी, जिस वजह से वो छली जैसी लगती थी। आही उसकी बात सुनकर कुछ रिएक्ट करती, पर उससे पहले ही पीछे खड़ी स्वर्णा, जो ये सारी बातें सुन रही थी, वो आही को घूरते हुए बोली, ये हमारे खानदान में कब से आने लगी? हमारा खानदान बहुत नामी खानदान है, इसमें वो लोग शामिल नहीं होते जिनका बचपन में कोई जात, खानदान या धर्म का अता पता ना हो। उनकी सरकास्टिक बातें सुनकर आही का मुंह पूरा उतर गया। उसे पता था कि उसे इसी बात का ताना दिया जाएगा कि आज तक उसका उसे खुद के खानदान या जात के बारे में नहीं पता, और जिसकी उसने जानने की कोशिश भी नहीं की। पर अब जब यहाँ के लोग उसे ऐसे ताने देते थे तो वो बहुत उदास हो जाया करती थी। आही अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और अपना सर नीचे करते हुए धीरे से स्वर्णा से बोली, चाची जी आप बिल्कुल परेशान मत होइए। जिस दिन मुझे मेरे घर परिवार या सो कॉल्ड खानदान के बारे में पता चला ना, उसी दिन सबसे पहले मैं आपको ही बताऊंगी। आही की ये बात सुनकर स्वर्णा का मुंह गुस्से से लाल हो गया और वो आही पर भड़कते हुए बोली, लगता है अर्थ ने कुछ ज़्यादा ही तुम्हें छूट दे दी, अपने सर पर बिठा लिया है, इसलिए तुम्हारी जुबान बचपन से भी ज़्यादा निकलने लगी है। आप उन्हें बीच में मत लाइए। हाँ ये सच है कि उन्होंने ही मुझे कहा था कि जब बड़े आपकी इज्जत ना करें तो छोटों को भी उसे इज्जत देने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो मैं बस उन्हीं की सिखाई बातों को फॉलो कर रही हूँ। अब आप ये मेरा चाहे डिसरेस्पेक्ट लगे या बदतमीज़ी, आही उनकी बातों को सीधे से जवाब देती हुई बोली, अगर उसे आज अर्थ ने यह सारी बातें ना सिखाई होती या ना बताई होती तो आज तो वो इन सब के ऐसे ताने सुन सुन के डिप्रेशन में चली जाती और अर्थ से कुछ ना कुछ कह पाती, अर्थ से भी कुछ ना कह पाती। पर अर्थ ने उसे कहा था कि जब कोई बड़ा होकर आगे से तुम्हारी डिसरिस्पेक्ट करे तो तुम्हें बिल्कुल चुप रहने की ज़रूरत नहीं है। आही आज इसी डेयरिंग है जिसकी वजह से सिर्फ अर्थ ही है। वहीं स्वर्णा का पेशेंस बिल्कुल डाउन हो गया और वो गुस्से से आही के तरफ उसे थप्पड़ मारने के लिए बढ़ती है, पर तभी मिष्टी जी ये सब देख रही थी। वो अपनी माँ को बीच में आते हुए उन्हें रोकते बोली, मॉम दैट्स एनफ, बस करिए, इसलिए मैं इंग्लिश से यहाँ नहीं आना चाहती थी, इंग्लैंड से यहाँ नहीं आना चाहती थी क्योंकि मैं शुरू से यही सब देखती हूँ। मैं थक गई हूँ इसे देखकर। अगर आपको आही को एक्सेप्ट नहीं करना तो मत करो, पर ऐसे उसे हमेशा खानदान के नाम लेकर जली तो मत करो। उसने हमारा तो आज कुछ बुरा नहीं किया ना मॉम। स्वर्णा खुद के गुस्से को कंट्रोल करते हुए बस नफरत से आही को देखे जा रही थी। वहीं आही बस चुपचाप खड़ी थी, उसकी आंखों के कोने हल्के हल्के लाल हो रहे थे। स्वर्णा मिष्टी की बातें सुनकर बोली, मिष्टी आप इस लड़की के छलावे में आ चुकी हो। हमने आपसे हमेशा से कहा है कि आप इससे दूर रहिए, पर आप तो जैसे हमारी सुनना ही नहीं चाहती थी। हम कह रहे हैं ना आपसे, देखना एक दिन ये आपको बहुत चोट पहुंचाएगी, तब आपको एहसास होगा कि एक माँ कभी अपने बच्चों को गलत सीख नहीं देती।
ये कहते हुए सरना वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। वहीं उसके जाते ही आही की आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसे हमेशा से यहाँ सिर्फ रोना ही मिला था। मिष्टी आही की तरफ मुड़ती है और उसकी बड़ी बड़ी आंखों से भरे आंसू को देख वो आही को हक करके उसे शांत करते हुए बोली, आही बच्चा चुप हो जाओ, तुम्हें तो मोम की आदत पता है ना, तो तुम ऐसे क्यों हटो रही हो। आही मिष्टी के गले से लगे हुए ही सिसकते बोली, क्या सब मुझे भी थोड़ा सा प्यार नहीं दे सकते। दी, क्या मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। आखिर इसमें मेरी कहाँ गलती है कि मैं अपने ख़ानदान को नहीं जानती। पैदा होते ही मैंने अपनी माँ को खो दिया। मुझे तो अपनी माँ का भी चेहरा नहीं याद ठीक से। तो आप ही बताओ, इसमें क्या मैं बुरी हूँ। मिष्टी आही की से अलग होकर उसे आंसू साफ करते हुए मुझसे शांत करके बोली, आही, इसमें कहीं भी तुम्हारी गलती नहीं है। गलती तो बस सिचुएशन की है, जो कि देखकर भी एक सब अच्छा हो जाएगा और तुम एक दिन सब अच्छा हो जाएगा और इस घर में ऐसे रोते हुए नहीं बल्कि हंसते हुए किसी रानी के जैसे रहोगी। मेरा दिल ऐसा कहता है, सब तुमसे प्यार करेंगे। आई उसकी बात सुनकर बस सिसकते हुए चुप रहती है। वही मिष्टी उसे देखकर मन में बोली, बस भाई, एक बार ये समझ जाए कि तुम उसकी आदत या ज़रूरत नहीं, उसका फ्यूचर और उसका प्यार हो, उसके बाद वो तुमसे शादी कर ले, फिर कोई भी तुम्हें ऐसे हर्ट नहीं कर पाएगा। तुम भी पूरे हक से इस घर में मिसेस आही अर्थ सिंह रजावत बनकर रहोगी। मिष्टी यही सब सोचते हुए गहरी सांस लेती है और फिर वो आही के ऊपर से नीचे ध्यान से देखती है। आही मिष्टी को ऐसे देखते हुए बोली, क्या हुआ दी, ऐसी क्यों देख रही हो। मिष्टी आही के बालों में बने को खोलते हुए कुछ सोचकर बोली, मैं ये सोच रही थी कि आज रात की पार्टी में तुम्हें मैं एक क्लासिकल लुक दूँ, जिससे तुम जानवर से वापस से एक ब्यूटीफुल गर्ल लगने लगो। वही उसकी बात सुनकर अपने आंसू साफ करते हुए हंसते हुए बोली, दी आप भी ना, मैं तो इंसान ही हूँ, वो मैंने मजाक में कहा था। मिष्टी हंसते हुए उसे फिर अपने साथ लेकर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ मुंबई, एक आलिशान बंगले के बाहर एक जेट आकर रुकता है और कई सारे गार्ड्स उस जेट को घेर लेते हैं और उसी जेट में एक इंसान बाहर निकलता है, जिसे गार्ड्स घेरते हुए उसके साथ चलने लगते हैं। वही वो आदमी एक एजेड इंसान था। उसकी आंखें भूरी थी और चेहरे पर अलग ही गुस्सा नजर आ रहा था। वो इंसान अंदर चलते हुए अपने असिस्टेंट से बोला, इतने साल हो गए और अभी कितने साल होंगे उसे ढूंढते हुए, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, तो सब मुझे आज ढूंढ कर दो, वरना सब मारे जाओगे। असिस्टेंट उसकी बात पर घबराते हुए बोला, डॉन, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं मैम को ढूंढने की, पर हमें ऐसा लग रहा है कि कोई तो है जो उन्हें अपने शील्ड में रखे हुए है और हमारे ट्रेंड स्पाई उन तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। उसकी ये बात सुनकर जो वहीं डॉन था, आज से सालों पहले वाला, वो रुक जाता है और कुछ गहराई में सोचते हुए बोला, जहाँ तक मुझे पता है उसका कोई इस दुनिया में मेरे अलावा नहीं था, और जो था वो भी उसे मैंने अपने हाथों से मौत के घाट उतार दिया था। तो अब ऐसा कौन है जो उसे ऐसे शील्ड में रखे हुए है। ये कहते हुए डॉन अंदर अपने यूरोपियन साइज सोफे पर अपने पैर पर पैर रखकर बैठ जाता है और कुछ अपनी आंखें बंद कर किसी सोच में डूब जाता है, जहाँ उसे एक लड़की दिखाई देती है जो प्रेग्नेंट थी और एक लड़का उसे अपने हाथों से फ्रूट्स खिला रहा था। तभी उसे और भी कई सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, जैसे एक एक्सीडेंट, गोली चलना, एक लड़की का भागना, उसका ढूंढना, किसी का मरना, लाशें। ये सारी चीज़ें उसके दिमाग में रोलर कोस्टर जैसी घूमती हैं, जिसे वो अपनी आंखें खोलकर बस एक शब्द बोलता है, रावी। पास खड़ा असिस्टेंट उसके बॉस को ये कहते हुए बोला, डॉम, हम रावी मैम को बहुत जल्द ढूंढ लेंगे, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। उनके साथ आपका बच्चा भी ठीक होगा और अब इतने साल में वो काफ़ी बड़ा भी हो गया होगा। उसकी बात सुनकर वो डॉन, जिसका नाम सिराज था, वो कुछ सोचकर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे अच्छे से पता है मुझे बेटी हुई होगी और वो आज जहाँ कहीं भी होगी, उसे एहसास नहीं कि उसका डैड उसके लिए कितना तड़प रहा है।
उसे देखने के लिए तड़प रहा है, उसे अपनी गोद में उठाने के लिए तड़प रहा है, उसे प्यार करने के लिए तड़प रहा है, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करने के लिए तड़प रहा है। ये कहते कहते सिराज की आंखों में अलग ही प्यार दिखने लगा, जो सिर्फ उसकी बेटी के लिए था। असिस्टेंट उसकी बात को समझ रहा था। तभी सिराज गुस्से में बोला, मुझे रावी और मेरी बेटी चाहिए। तुम लोग चाहे जो करो, बस मुझे अब मेरी बीवी और बच्चे दोनों चाहिए। अब मैं उन्हें देखे बगैर नहीं रह सकता। शाम तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जानी चाहिए। ये कहकर सिराज उठकर अपने रूम में ऊपर चला जाता है। वहीं असिस्टेंट तुरंत बंगले से बाहर निकल जाता है। दूसरी तरफ सिंह राजावत पैलेस में अर्थ अभी तक नहीं आया था, जिसे आही, धनुष और मिष्टी के साथ मिलकर काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रही थी। तीनों अभी भी एक रूम में ही थे। वहाँ कोक और वेफर्स की सामान रखे थे। आही कोक पी रही थी और सामने एक्शन मूवी चल रही थी, जिसे सभी बड़े ध्यान से देख रहे थे। आही एक्शन चीज़ें देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रही थी और बार बार हुटिंग कर रही थी, जिसे देखकर घुरते हुए मिष्टी बोली, तुम इतनी बड़ी गुंडी बन जाओगी भाई के साथ रहते रहते, आज अच्छे से पता चल रहा है। आही बिना नजरें प्रोजेक्टर पर हटाए बोली, अरे लड़ाई झगड़ा तो मेरे खून में ही दौड़ता है, तो मैं वैसी क्यों ना बनूं। उसकी बात सुनकर सभी के साथ आही भी हंसने लगी। आही काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। वहीं देखते देखते अब शाम हो चली। अब गार्डन में सारी तैयारियां हो जाती हैं और सभी लोग रेडी होने चले जाते हैं। आही अर्थ के पास कॉल करके पूछती है कि वो कब तक आएगा, तो अर्थ उसे कुछ 1 घंटे बाद आने को बोलता है। जिसके बाद आही कॉल कट कर मिष्टी की तरफ देखती है तो मिष्टी उसे अपने रूम में ले जाते हुए बोली, भाई जब तक आएंगे तब तक मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रेडी कर दूंगी और भाई तुम्हें ऐसे देखकर अपनी पलकें चिपकाना ही भूल जाएंगी। आही उसके साथ रूम में जाते हुए कन्फ्यूजन में बोली, पर क्यों, ऐसा क्यों होगा। जिसे सुनकर मिष्टी गहरी सांस लेकर उसे समझाने लगती है। सो थैंक्स फॉर लिसनिंग। और आपने अभी तक सब्सक्राइब किया या नहीं, अपने फ़ायदे के लिए ज़रूर सब्सक्राइब करना फॉर द न्यू एपिसोड्स एंड नोटिफिकेशंस। सो अगेन थैंक्स फॉर लिसनिंग। छोटों को प्यार, बड़ों को सम्मान। राधे राधे।